Hello everyone, this is Ritu and welcome back to my channel। तो चलो अपनी जो मॉक सीरीज़ है, क्वेश्चन सीरीज़ जो चल रही है ग्रीन ओलंपियाड के लिए, उसे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ पार्ट 4 फॉर क्लास 6 to 8। सो आगे देखते हैं। हमने 45 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं देन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे उनके। हमारा 46th क्वेश्चन है, वेदर रेफर्स टू कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वेदर क्या होता है? कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की बहुत ही कम टाइम के लिए। वेयर एज क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज हाउ द एटमॉस्फेयर बिहेव्स रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। और क्लाइमेट क्या होता है कि लंबे टाइम तक हमारा जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो कैसी है, दैट इज कॉल्ड एज climate. Hence, the difference between weather and climate is essential a measure of options है आपके place, time, टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। सो जो मेजर डिफरेंस है आपका वेदर और क्लाइमेट में वो टाइम का मेज़र है कि कितने, क्योंकि जो आपका वेदर है वो बहुत कम टाइम के लिए है, वेरस क्लाइमेट क्या है काफ़ी जो लंबे टाइम के लिए हमारे जो वेदरिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहें उसे हम क्लाइमेट नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ गैसेस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट बैक इनटू द स्पेस। These gases act like a blanket, making the planet warmer and livable. What is this effect known as? So options are blanket effect, weather effect, atmospheric effect, and last is greenhouse effect. So जो हमारा एटमॉस्फेयर वार्म है वो किस वजह से रहता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से। क्या होता है, जो हमारी गैसेस हैं मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, आपकी जो हीट रेज है उन्हें ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अगर वो ज़्यादा, अगर CO2 ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का क्लाइमेट है या फिर जो अर्थ सरफेस है वो ज़्यादा गर्म होने लगता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटार्क्टिका इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट, ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट एंड मोस्ट रिमोट कॉन्टिनेंट। इट इज आल्सो नोन एज, ऑप्शंस आर डार्क कॉन्टिनेंट, आइलैंड कॉन्टिनेंट, ग्रीनलैंड और वाइट कॉन्टिनेंट। सो सबसे पहले इसका आंसर आएगा आपका वाइट कॉन्टिनेंट। तो एंटार्क्टिका को हम वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए डार्क कॉन्टिनेंट, आपका अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसको डार्क कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है। आइलैंड कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। और ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड एक नॉर्थ अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनरल्स आर सॉलिड सब्सटेंसेस दैट अकर नेचुरली। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, एक तो सिलिकेट्स, सेकेंड इज नॉन सिलिकेट्स। नेम द टू मेन एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट सिलिकेट मिनरल्स। तो सिलिकेट मिनरल्स के जो मेन एलिमेंट है वो कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन, सिलिकॉन एंड कार्बन। सो जो आपके सिलिकेट्स हैं तो उनका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है या मेन एलिमेंट हैं वो हैं आपके सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डिफरेंसेस बिटवीन स्पीसीज मे बी रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो जो डार्विन की थ्योरी है इवोल्यूशन की, उसके अकॉर्डिंग जो आपके डिफरेंसेस आते हैं स्पीसीज में वो किस वजह से आते हैं? ऑप्शंस आर द डिसयूज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, द ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचुरल सिलेक्शन और मिटोजेनिक एजेंट्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड इट्स फोकस। व्हाट इज द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस कॉल्ड? सो उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। अगर आपको इसका डायग्राम याद है अपनी बुक में, तो आपका डायग्राम सपोज करो ये हमारा
अर्थ है, इसका ही नीचे वाला क्रस्ट है। सपोज यहाँ पे आपका जो अर्थक्वेक है वो ओरिजिनेट हुआ है हमारे क्रस्ट के नीचे, तो ये वाला जो पॉइंट है इसे तो हम कहेंगे फोकस, लेकिन इस पॉइंट के जो बिल्कुल ऊपर होगा, कहाँ पे, हमारे सरफेस के ऊपर, उस पॉइंट को बोला जाएगा एपिसेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मरकरी अकर्स नेचुरली ऑन द अर्थ्स क्रस्ट। It is released into the environment by volcanic activity, weathering of rocks and also human activities. So सबसे पहले weathering of rocks क्या होता है, जो आपकी रॉक्स जो हैं वो टूट के आपके सोयल में कन्वर्ट होती हैं, उस चीज़ को हम weathering of rocks बोलते हैं। Which neurological disorder is caused by mercury poisoning? सो जो मरकरी है वो हमारे क्रस्ट में नेचुरली ऑकर करता है, लेकिन जो मरकरी है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। मरकरी आपने देखा भी हुआ होगा, हमारे घरों में थर्मामीटर्स होते थे पहले, आज के दिन तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर्स थे। उनके अंदर एक सिल्वर कलर की लाइनिंग होती थी, आपने अगर ध्यान दिया हो तो वो हमारा मरकरी फिल किया जाता है उनके अंदर। सो आपकी जो डिजीज़ हैं वो कौन सी होती है मरकरी से? ऑप्शंस आर ब्राइट डिजीज़, हिरोशिमा डिजीज़, मिनामाटा डिजीज़ या ओस्टियोस्क्लोसिस। सो सबसे पहले ब्राइट डिजीज़ क्या होती है? ब्राइट डिजीज़ एक किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है हमारी। हिरोशिमा डिजीज़ कोई नहीं है। मिनामाटा डिजीज़, सो जो मरकरी है उसकी पॉइजनिंग की वजह से मिनामाटा डिजीज़ फैल गई थी जापान में 1956 में। क्या हुआ था, कुछ फैक्ट्रीज़ थी हमारे सी शोर, सी के आसपास, तो उन्होंने जितना भी फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट निकला वो क्या किया, अपने उसको ओशंस या सी के अंदर डंप कर दिया। सी के अंदर जो भी आपकी फ़िशेज़ थी उन्होंने उस वाटर को कंज्यूम किया, या वहाँ पे जो भी उन्हें खाने का मिला उन्होंने वो कंज्यूम किया, और जो फ़िश थी जो कि आपकी मरकरी जो है वो खा चुकी थी, उन फिशेज़ को वहाँ पे रहने वाले लोगों ने खाया, जिस वजह से वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट हो गया। सो उस डिज़ीज़ को नाम दिया गया मिनामाटा डिज़ीज़। और ऑस्टियोस्क्लोसिस होता है आपका एक डिसऑर्डर होता है जो एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन से रिलेटेड है, आपकी जो बोन्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं एबनॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ एन एक्वीफर। सो सबसे पहले एक्वीफर क्या होता है? एक्वीफर होता है आपका अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर, आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम एक्वीफर बोलते हैं, मतलब जिस जगह पे वो स्टोर है हमारे ग्राउंड के नीचे। सो जो आपका ग्राउंड वाटर है उसे आप कैसे निकालते हो? या तो आप वेल्स लगाते हो या फिर हैंड पंप्स लगाते हो। तो आपका जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, किस लिए आपका एक्वीफर है, कहाँ काम आता है? तो ऑप्शंस हैं आपके, डू नॉट कंटेन वाटर, ये तो हो ही नहीं सकता। कंटेन वाटर्स बट डू नॉट ट्रांसमिट, हम तो वहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। इट इज़ अ रॉक आउटक्रॉप, नो। तो जो लास्ट ऑप्शन है कंटेन्स एंड ट्रांसमिट वाटर्स, यस, एक्वीफर क्या है आपका? एक स्टोर्ड अंडरग्राउंड वाटर है जिसको हम जब चाहे निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। Next question is the four pests campaign of China was initiated in 1958 as a hygiene campaign aimed at eliminating the four common pests, three of which were rats, fleas, and mosquitoes. The extermination of the fourth has upset the ecological balance and enabled crop eating insects to proliferate, आइडेंटिफाइड द पेस्ट। सो ये जो आपका पेस्ट कैंपेन था, 4 पेस्ट कैंपेन था, इसमें चाइना में स्टार्ट किया गया था। किस लिए? ताकि आपके 4 पेस्ट, सो पेस्ट यहाँ पे किस लिए, आपके जो क्रॉप्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय या डैमेज करने वाले एनिमल्स को किल करने के लिए, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। सो उसमें क्या थे, आपके रैट्स थे, फ्लीज थे और मॉस्किटोज थे। जो फोर्थ था वो था स्पैरो, लेकिन जो स्पैरोज थी उनकी वजह से जो क्रॉप को खाने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे। सो आपके जो स्पैरोज हैं उन्हें एलिमिनेट करके बेड बग्स
जो खटमल जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें इस कैंपेन में ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेन फॉरेस्ट हैज़ 4 layers. Which layer lies below the emergent layer? सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी लेयर होती है। आपकी एमरजेंट होती है सबसे टॉप लेयर, सेकेंड इज कैनोपी, थर्ड इज अंडर स्टोरी और सबसे लास्ट वाली आपकी होती है फॉरेस्ट फ्लोर। तो इसने बोला है एमरजेंट लेयर के नीचे कौन सी लेयर होती है। सो एज आई टोल्ड, एमरजेंट लेयर के नीचे आपकी कैनोपी प्रेजेंट होती है। Next question is LED is an efficient semiconductor light source used as indicator lamps in many devices as well as in households and for other lighting purposes. It is energy efficient, durable and long lasting. What does LED stands for? जो LED है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है? सो LED की फुल फॉर्म आपकी है लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो LED है इसको क्यों यूज़ किया गया है? सबसे पहले जो LED है उसकी सबसे बेस्ट आपकी क्वालिटी ये है कि वो आपके बिल्कुल मिनिमम या कम से कम चार्ज को भी शो करता है। अगर आपका लिटिल चार्ज भी प्रेजेंट है तो वो भी ये उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। इसीलिए आपके LED आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी LEDs ने रिप्लेस कर दी हैं। Next question is this ornamental invasive plant from South America has spread all over the globe because of human actions. The dense mats of these plants which grows on freshwater bodies choke out native vegetation and fish by reducing the dissolved oxygen content of water. What is this plant? देखो क्या बोला है इसने, एक प्लांट है साउथ अमेरिका का जिसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ गई हमारे वाटर के अंदर, जिसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल हुआ। तो वो कौन सा प्लांट है जिसकी वजह से, दूसरा इस प्लांट की वजह से क्या हुआ, जो आपकी वाटर है उसके अंदर जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है जो आपकी फिशेस लेती हैं, आपके प्लैंकटॉन्स लेते हैं, वो कम हो गई, जिस वजह से आपकी जो फिशेस हैं उनकी भी डेथ हो गई। तो वो प्लांट हमारा कौन सा था? वाटर हाइसियंथ। तो ये हमारा प्लांट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रे ब्लैंकेट ओवर ऑस्ट्रेलिया रेफर्स टू स्पोरेडिक spread of particular animal which causes extensive agricultural damage to Australia every year. What is this animal? So जो ग्रे ब्लैंकेट है वो आपका यूज़ किया गया है रैबिट्स के लिए। क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर रैबिट्स की जो अमाउंट है या पॉपुलेशन है वो एकदम से इंक्रीज़ हो गई, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया में जो आपकी क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है बिकॉज ऑफ रैबिट्स। जो रैबिट्स हैं वो बहुत सारी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। तो जो ग्रे ब्लैंकेट वर्ड है वो आपका रैबिट्स के लिए यूज़ किया गया है। Next question is permafrost is permanently frozen soil and occurs mostly in high latitudes, storing a massive amount of a particular element. As a result of climate change, permafrost is at risk of melting and releasing the stored element in form of gas. Identify the gas. तो जो permafrost है उसके अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड होती है फ्रोज़न फॉर्म में, जमी हुई फॉर्म में। तो कौन सी गैस है? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नेम द एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ। सो सबसे पहले कौन सी लेयर है हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर की? ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले वाली जो क्लोजेस्ट टू ग्राउंड है, ट्रोपोस्फेयर। तो इसका आंसर क्या है आपका? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आती है, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर आयनोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। तो ये आपकी लेयर्स हैं हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर की। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा एक वीडियो और है जो मैं बहुत जल्दी डालूंगी जिसमें 15 क्वेश्चंस और हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।